नमस्कार दोस्तों, आज हम वह टॉपिक लाए हैं जो बच्चों के आईटी के पेपर में 100% ये क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। मैं कहता हूँ जो बच्चे आईटी के फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, उन बच्चों को इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, उन बच्चों को मैं बताता हूँ कि इन टॉपिक में से आपके 100% क्वेश्चन आएंगे। जो आप सीबीटी का पेपर देने जाओगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ के जाना और इनको अच्छी तरह से पढ़ना। मैं आपको एक एक क्वेश्चन को क्लियर करा के जाता हूँ, आप इन चीज़ों को ध्यान में रखना, अच्छी तरह से समझना। ये PDF आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। आपको मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, जिससे आपको हमेशा के लिए नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको विभिन्न प्रकार के जो आईटी की जानकारी आपको मिलती रहे। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए सुरक्षात्मक चिन्ह का नाम क्या है। ये चेतावनी चिन्ह है? नहीं बेटा, चेतावनी चिन्ह आपका होगा ना, वह त्रिभुजाकार होगा। कैसे होगा? त्रिभुजाकार होगा। ये आवश्यक चिन्ह होगा, वह गोलाकार होगा। निषेधात्मक चिन्ह है, निषेधात्मक भी गोलाकार उसका आकार होगा। और ये सूचनात्मक चिन्ह है, ये अपना जो चिन्ह है इसका नाम है सूचनात्मक चिन्ह। और इस चिन्ह की आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसकी पृष्ठभूमि कैसी होती है। आप ज़रूर अभी बताओगे तो मेरे को पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। ये अपने सूचना देने का काम करता है। कोई मान लो जैसे मोड हो गया, या किसी मान लो जैसे अपने कोई जैसे प्राथमिक उपचार हो गया, वहाँ पर अपने को हॉस्पिटल में हो गया, जहाँ पर भी हमें सूचना की आवश्यकता हो तो यहाँ पर ऐसा चिन्ह आपको मिले जिसका आकार आयताकार होता है और वर्गाकार होता है। और इसकी पृष्ठभूमि आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। ये चिन्ह, इस चिन्ह का नाम है सूचनात्मक चिन्ह। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, आग बुझाने के लिए स्मूथरिंग क्या है। देखो, मैं आपको एक होता है स्ट्राविंग, एक होता है स्मूथरिंग। ये स्मूथरिंग है ना, इस चीज़ को आपको पकड़ना है। स्मूथरिंग का मतलब है कि कोई भी है, जैसे मान लो जहाँ आग लगी हुई है वहाँ पर आपको ऑक्सीजन को अलग करना है। जहाँ स्मूथरिंग लिखा हुआ है वहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा जल का उपयोग करके तापमान को नहीं होगा। ये अग्नि ईंधन को जैसे यहाँ पर है, अगर से ईंधन मिलाना नहीं, अग्नि में ईंधन को अलग करना नहीं, आपको अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। जो आग लग गई है वहाँ पर आपको ऑक्सीजन को आपूर्ति को अलग कर लेना है। उनको ऑक्सीजन हटाने का जो काम करेगा उस विधि को हम क्या बोलेंगे? तो आप बोलोगे सर उसको हम स्मूथरिंग बोलेंगे। तो ये मेरे ख्याल से ये भी क्वेश्चन आपको आता होगा, ये पता चल गया होगा। ठीक है, अब देते हैं अपने S5 संकल्पना के में निम्न में से कौन सा चरण इंगित करता है। तो ये पूछ रहा है स्टेरिलाइजेशन कौन सा है। स्टेरिलाइजेशन यानी आपको जो S5 है, आपको S5 मैंने अच्छी तरह से पढ़ाया है, आपको ये स्टेरिलाइजेशन है, ये चरण आपका कौन सा अंकित करता है। तो आप बोलोगे सर ये तो अंकित चौथा चरण करता है। तो आप बोलोगे फोर्थ चरण। कौन सा करता है? फोर्थ चरण। तो आप इसके अंदर कौन स्टेरिलाइजेशन को कौन सा चरण अंकित करता है? तो आप बोलोगे चौथा चरण अंकित करता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखोगे। फिर लिखा है कौन से प्लेयर का उपयोग हुक बनाने और लूप बनाने में किया जाता है। जैसे मान लो अपने हुक बनाना हो तो अपने को कौन सा जैसे लूप बनाना हो। अब हुक बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? देखो, फ्लैट नोज से नहीं भाई साहब, फ्लैट नोज से तो नहीं बना पाएंगे। फिर ये कह रहा है कि हुक बनाना का या लूप बनाने में काम आए लॉन्ग नोज प्लेयर से, राउंड नोज प्लेयर से। जैसे ये राउंड नोज प्लेयर है, इसके द्वारा हम हुक बना सकते हैं आसानी से, लूप बना सकते हैं। तो इसका हम प्रयोग कहाँ पर करेंगे? तो हम इसका नोज प्लेयर, राउंड नोज प्लेयर के द्वारा हम हुक बना सकते हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन को आसानी से। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। फिर कह रहा है कि पिंसर का उपयोग किया जाता है। तो आप वो बोलोगे सर पिंसर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो आप लोगों को बता दो कि लकड़ी में से कील निकालने के लिए हम पिंसर का उपयोग करते हैं। पिंसर होता है जो लकड़ी में से कील निकालने के लिए जो औजार होता है उसको हम कहते हैं पिंसर का उपयोग। पिंसर को यानी काई काम हुआ करे, आप सीधी सीधी भाषा में समझ गया हो गया कि लकड़ी में जो कीला है बट टेढ़ी मेढ़ी फंसी है, बाहर निकालने वास्ते पिंसर को काम करा आपा। फिर कह रहा है कि सुरक्षा संकेत यानी श्रेणी में चेतावनी संकेतों में बैकग्राउंड का कलर कैसा होता है। यानी ये कह रहा है कि जो आपका चेतावनी चिन्ह होता है उसका पृष्ठभूमि कैसी होती है।
तो मेरे ख्याल से आप लोग इस चीज़ को भी जानते होंगे कि पृष्ठभूमि चेतावनी चिन्ह की पूछी है। तो सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं कि सर इसकी पृष्ठभूमि हमारे कैसे कलर की होती है। तो ये आप आसानी से किसका कलर कर दोगे, इसका आप इसका कर दोगे पीला कलर, ठीक है, यस। फिर आपसे पूछे अवशिष्ट निपटान की वह कौन सी विधि है जो ऊष्मा उत्पन्न करती है। देखो कचरा है, उस कचरे को हम कहाँ डालें जिसमें ऊष्मा बने, ऊष्मा उत्पन्न करती है। जैसे मान लो कचरा है, अब देखो खाद कचरा नहीं है, खाद डालना ये कचरा नहीं। अवशिष्ट निपटान यानी आप कोई भी कचरा है, जैसे मान डस्टबिन में जो कचरा भी इकट्ठा होता है तो आप उसको कहाँ करते हो, निवारण कहाँ करते हो, भूमि निवारण करते हो और उसका भूमिकरण करते हो। और जो भूमिकरण इसका करते हो तो आपको पता है ये फ़ायदे ये हो जाता था, एक तो नष्ट हो जाता धीरे धीरे और वहाँ इस या भूमिकरण होगा, सही क्या होगा, भूमिकरण। क्लियर, ये भी ध्यान में रखना है आपको। इसका अवशिष्ट निपटान के लिए कौन सा सही है, भूमिकरण, ठीक है। अगले लिखा है अवशिष्ट के निपटान के लिए कौन सी विधि बहुत अधिक ऊर्जा बचाती है। तो आप लोग कहोगे हाँ, कौन सी विधि सबसे अधिक ऊर्जा बचाती है। तो आप इसके अंदर क्लिंग जो विधि है, रिसाइकलिंग विधि है, ये सबसे ज़्यादा आपने क्या करती है, भूमि को जो निपटान विधि में सबसे अधिक ऊर्जा बचाती है। अब इस चीज़ को भी आप याद रखोगे, ठीक है। फिर ये लिखा है नीचे दिए गए उपकरण का नाम क्या है। तो आप इसको बोलोगे डायगोनल कटिंग फ्लायर, डायगोनल कटिंग फ्लायर, जिसको आप बोलते हैं डायगोनल कटिंग फ्लायर का मतलब होता है वह फ्लायर जिसके द्वारा कोई अपने जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जो वाइंडिंग होती है उनके तार जल जाते हैं, उनको तारों को कटिंग करने के लिए हम इस औजार का हम उपयोग करते हैं। इस औजार का नाम भी आप लोग याद रखोगे। इस औजार का नाम क्या है, इस औजार का आप लोग नाम याद रखोगे, ये लो डायगोनल कटिंग प्लायर। इसके द्वारा हम किसी भी औजारों किसी भी तारों को काट सकते हैं। अब ये बताओ आप कौन सी रहती है। तो आप बताओगे सर ये तो यहाँ ऊपरे ऊपरे भाग जहाँ दिखे, याद रखना जहाँ ऊपरे ऊपरे भाग यहाँ दिखे जिस हैंडल के आगे उस भाग हम रासपकट रेती, कहाँ लिखा हुआ है रासपकट रेती, ये रासपकट रेती कहते हैं। फिर आपसे पूछे कि ये जो बिट है, आपने ड्रिल मशीन में बिट तो देखा होगा और ड्रिल मशीन में ड्रिल बिट का नाम बताओ। लो भाई इसका बिट का ही नाम पूछ लिया। तो आप बताओगे सर ये तो टेपर टाइप का है, ठीक है, टेपर शेक बिट है, फ्लैट टाइप का है या काउंटर बिट है या आप स्ट्रेक सब नहीं है, ये आपके टेपर शेक बिट है जो आपके आगे से क्या है, टेपर है, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखोगे। फिर ये पूछा है टनन आरी, जिसमें हम कहते हैं जिसमें टनन आरी के ये लिखा है टनन आरी के कूद दांतों को तेजी करने के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं। भाई जो आज अपनी आरी है, जो आरी के अंदर क्या होता है कि दांतें मुड़ जाते हैं और मुड़ते अपने काम ज़्यादा करते हैं, उसका उपयोग ज़्यादा लेते हैं तो धीरे धीरे घिस जाता है। घिसने के बाद में उसे आरी का हम उपयोग कहाँ पर करें, ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो आप लोगों को ये बता देते हैं इसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, इस औजार का कौन सा नाम है। तो आप बोलोगे हमारे जो है त्रिकोणीय फाइल के द्वारा हम इस आरी की वापस धार कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर ये देखो, अब यहाँ पर पेपर में पूछ लिया कि भाई साहब इस एक्स स्थान का नाम बताओ। यहाँ पर इसको हैंडल बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सोल्डरिंग बोलते हैं, यहाँ पर आपका टिप बोलते हैं, इसको वेज बोलते हैं, इसको आप क्या बोलते हो, हील बोलते हो, आगे वाले भाग टेक बोलते हैं, इधर शोल्डर बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए जिससे कि संशय होगा। आपको हील ना पूछ कर आपको एज पूछ ले, टेक पूछ ले, शोल्डर पूछ ले, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। थोड़ा सा आपको
पढ़ना पड़ेगा, तो आपको आसानी से 80-85% बन जाएंगे। तो आपको यहाँ पर देखें तो ये कौन सा भाग है, ये आप बोलोगे सर हील है, ठीक है, इस भाग का नाम क्या है, हील है। फिर ये पूछा कि बोलो भाई साहब अब ये हैमर, इस हैमर का नाम क्या है, दिखाई गए चित्र में हथौड़े का नाम बताओ। अब हैमर आपके सारे देखे हुए, तो आप बोलोगे सर इसको तो हम जानते हैं। अब ये बोलेगा, कोई बोलेगा क्लोपिन हैमर, बॉल पिन है नो। अब भाई बॉल होगा तो ऊपर गोल होगा, क्रॉस होगा तो क्रॉस टाइप होगा, स्टेट पिन होगा तो स्टेट टाइप होगा। नहीं भाई साहब, इसको हम बोलेंगे क्लोपिन हैमर। क्या बोलेंगे, अरे इस हैमर की विशेषता भी बहुत अच्छी है, जो क्या काम करता है, कोई मान लो अपने लकड़ी के अंदर कील फंस जाती है, तो ये अगले वाला नुकीला भाग जो दिख रहा है ना आपको, ये जो नुकीला भाग, इस नुकीले भाग के अंदर ये क्या काम करेगा कि इस नुकीले भाग के अंदर ये जो भाग होता है या कील फंसा के आसानी से बाहर निकालेगा। तो ये भी आप याद रखोगे। अब यहाँ पर देखो भाई, इसका मतलब क्या है, नीचे दिए गए उपकरण का नाम क्या है, क्लोपिन हैमर है, टेग हैमर है, क्रॉसपिन हैमर। देखो ये इसको तो गूगल तो क्या बता रहा है, देखो गूगल इसको बता रहा है कि भाई साहब सुनो, इसको गूगल ये कहता है कि इसका नाम है ना टेग हैमर है। टेग हैमर आगे से ऐसे चपटा होता है, ऐसे नुकीला, जबकि ये जो भारतीय स्किल की पीडीएफ ये कहती है स्टेट पिन हैमर है। आपको भारतीय स्किल वाली पीडीएफ को ही मानना है। इस हैमर का नाम है स्ट्रेट पिन हैमर। दिस क्लियर, ये हो गया, आपको याद रखना है। कौन सा शरीर का सबसे ज़्यादा खतरा है, जैसे मान लो आप विद्युतकार हो, मुझे बताओ आप धूम्रपान कर रहे हो, विद्युत से कोई दिक्कत नहीं, करो भली बीड़ी पी के आप भली काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं मान लिया। बट आपका शरीर कंपन कर रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है, तो आप काम लाइट का नहीं कर सकते, ये आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। इसलिए आपको इसका नया राइट हो जाएगा कंपन। विद्युतिक उपकरणों में आग लगने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक वितरक का, देखो तारों में, जो विद्युत के तारों में आग लग जाती है उसको हम बुझाने के लिए हेलोन प्रकार का जो सिलेंडर है उसको हम, हेलोन टाइप का जो सिलेंडर होता है उसको हम उपयोग में लेंगे, जिससे आग आसानी से बुझा सकें। ठीक है, फिर आपको दिखें ये कौन सा है भाई, हेलो भाई, ये देखो चपटा पिंसर, कील निकालने के लिए काम आता। अभी तो इसका सवाल मैंने बताया है। अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं, उसको हम उपयोग करना कैसे जानते हैं। देखो सबसे पहले अग्निशामक यंत्र का उपयोग करना मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले उसको किसी अग्निशामक रखा उसको खींचो, फिर किसी भी आग लगी वहाँ पर निशाना बनाओ, फिर उसमें निशाना लगाने के बाद में उसमें गैस को दबाओ। गैस को दबाने के बाद में आगे निपल होती है, उसको आप इधर उधर घुमाओ जिससे आग बुझ सके। ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। लो भाई, अब कहीं कहेंगे भाई नहीं हमारे तो धुआं आ गया तो हमारा तो चश्मा पहनना, नहीं भाई, एप्रन नहीं भाई साहब, एप्रन का भी कान कवर नहीं, आपको प्रयोग लेना है रिस्पिरेटर। क्यों का मतलब आपको होता है स्वस्थ यूज लेना है जो पूरी तरह से आपको ढक सके। ठीक है, रिस्पिरेटर, ठीक है, याद रखना। आग बुझाने के लिए स्ट्राविंग विधि, बेटा मैंने अभी स्ट्रा रिंग बताया था और यह है स्ट्राविंग, जो आपके कहाँ उपयोग, अभी तो वहाँ पर हमने किसका उपयोग किया था कि भाई हम इसको उपयोग में लेंगे, रिंग के अंदर ईंधन को अलग कर लेंगे। तो अब ये कहता नहीं भाई यहाँ आग आपूर्ति रोकनी है तो ईंधन को यानी जल में जल का उपयोग करके तापमान को कम करना या अपने ईंधन को मिलाना, आग में ईंधन के तौर में मिलाना, ऑक्सीजन आपूर्ति को रोकना। यहाँ पर आपको वहाँ पर ऑक्सीजन आपूर्ति को रोकना होगा, ये राइट होगा। इसके लिए स्ट्राविंग आपको याद रखना, पेपर में सवाल ये आएगा 100%। छाती पेट चोट लगने पर पीड़ित के लिए कौन सी विधि अपनी जाती है। भाई छाती चोट पर अपने चोट लग गई है और व्यक्ति बेहोश हो गए, सांस नहीं आ रहा है, तो उसे मुंह से मुंह जोड़ विधि दो, जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। फिर ये कहता है बैक्टीरिया किस कारण से व्यावसायिक
स्वास्थ्य खतरा संक्रमण का कारण बनता है। तो आप बोलोगे नहीं सर, इसके लिए तो मैं शारीरिक खतरा नहीं, जैविक खतरा क्या बनता है, आपको जैविक बैक्टीरिया है, इसके कारण आपको व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरा संक्रमण का कारण बनता है। तो आप जैविक खतरे के लिए इसके लिए राइट करोगे। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझने आएंगे। कोई व्यक्ति चोट लग जाती है, बेहोश हो जाता है, पड़ जाता है, तो उसको कितने टाइम तक उसको होश में लाया जा सकता है, 30, 40, 45। आप बोलोगे नहीं सर, ये आपने मेरे को पढ़ाया था 30 मिनट। यस राइट है ना। ये देखो, पीड़ित की किस स्थिति को कोमा कहते हैं, लो ये इसको भी देखो। अरे बेहोश हो जाना ना है ना, अरे पूरी तरह से बेहोश होकर लेट जाना, अरे बोलने पर वह जवाब नहीं देना, इसके लिए ये राइट हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर लिखा है पीपीई की गुणवत्ता के लिए किस मापदंडों को पूरा किया जाना चाहिए। देखो आपको पीपी यानी ये खतरों का सामान अपने सक्षम होना चाहिए, नहीं लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, गैर सामग्री का बनाना, कम लागत। ये देखो आपके जो पीपीटी किट आते हैं उनको लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और ये खतरों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। भाई ये पीपीटी को मापदंड आप देखो तो देखो खतरा है किसी चीज़ से, उसको सामना करना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए। पीपीई की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए जिससे कि अपने को विद्युत का झटका नहीं लग सकें। अब कहते हैं वायर गेज 0 से 36 SWG को हम वायर गेज अपने आकार मापने के लिए संबंधित सीमा होती है। अब ये पूछेगा ये कौन सा है जोड़, ये अपने नोटेड टेप जोड़ है। इसको हम याद कैसे रखना है सर बताओ। तो एक तार है, उस तार में से हमें दूसरा तार लिया, तो उसमें से हमने कनेक्शन करके हमने बाहर निकाल लिया, तो उसको हमने बोल दिया नोटेड टेप जोड़। क्या बोल दिया, नोटेड टेप जोड़, जिसमें एक गांठ लगी हुई है। इसको भी आप याद रखना अच्छी तरह से। अब XLPE का मतलब होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, क्रॉस लाइन पॉली एर्थलीन, यानी यह आपका 3 नंबर राइट हो जाएगा। फिर कहता है कि अपने तांबे में परमाणु संयोजन का कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, मैंने एक बेटा आपको सवाल सिखाया था, पक्का आपको याद है 2n स्क्वायर, उसके माध्यम से हमने परमाणु संयोजन की संरचना हम निकाल सकते हैं किसी पदार्थ की, जिसमें हमने निकाला था कि हमारे परमाणु क्रमांक संख्या कितनी हुई, 28 हुई, और परमाणु संरचना के हमारे संयोजक की संख्या कितनी, तांबे की अपने 29 थी, उसमें से 28 निकालेंगे, उसके पीछे क्या बचेगा 1। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो हमने दिया, तांबे के परमाणु संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप बोलोगे 1 होते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ऐसे सवाल आते हैं। फिर ये सवाल ये पूछा कि नियॉन लैंप में विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव होता है। भाई ऊष्मा नहीं होगी, ये हीटर में होती है, चुंबक अपने चुंबकीय प्रभाव ये किस में होती है, मोटर में होती है, रासायनिक प्रभाव किस में होती है, सेलों में होती है, ये गैस आयनीकरण प्रभाव होती है अपने किस में, नियॉन के अंदर। किस में होती है बेटा, नियॉन के अंदर। किस में होती है, नियॉन के अंदर। ये याद रखना। इंसुलेशन प्रतिरोध की गई, अरे इंसुलेशन प्रतिरोध हम मापेंगे तो उसका सबसे अच्छा कैटेगरी कैसे मापेंगे, ओम नहीं, वो इंसुलेशन का प्रतिरोध का मात्रा ओम होता, मान लिया किलो ओम ने मिली ओम, अरे माइनस में थोड़ी लेंगे, मेगा ओम इंसुलेशन होगा, उसको हम क्या मेगा ओम में मापेंगे, उसका प्रतिरोध अधिक से अधिक होना चाहिए। एल्युमिनियम कंडक्टरों को सोल्डरिंग करने के लिए कैनाइल फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। देखो चित्र में दर्शाए गए एक्स भाग को क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे सर लेड सिथिड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, लेड सिथिड। इस भाग को हम कहते हैं लेड सिथिड। चलिए केबल का सहित आपको आता होता, उसका मैंने एक ट्रिक भी सीखा था, सिम्बास। और सिम्बास एक क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो कि कौन सा भाग का क्या नाम है, किस भाग का क्या नाम है। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में ये कौन सा जॉइंट है, ये आपका कौन सा जॉइंट है, इसको आपको लोगों को बताना है। ये मेरिट जॉइंट है, स्क्रैप्ड जॉइंट है, वेस्टर्न यूनिट जॉइंट है, ब्रिटानिया जॉइंट है, कौन सा जॉइंट है, तो आप लोग मेरे को बताओगे। या तो
ये मेरिट जॉइंट है, हाँ मेरिट जॉइंट है, या वेस्टर्न यूनिट जॉइंट है, ये वेस्टर्न यूनिट जॉइंट है। तो आप लोग वेस्टर्न यूनिट जॉइंट इसको बताओगे, इसके अंदर राइट हो जाएगा वेस्टर्न यूनिट जॉइंट। ब्रिटानिया टी जॉइंट का प्रयोग किया जाता है लाइनों की लंबाई, ना भाई आंतरिक नहीं 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 नहीं, कंडक्टर के आंतरिक तनाव को नहीं, ओवरहेड लाइनों के सर्विस कनेक्शन को टेप जोड़, यानी आपके कोई तार है उसको कट किया और उसमें से नया तार जोड़ा, तो ब्रिटानिया टी जॉइंट का प्रयोग हम करेंगे आसानी से। यस क्लियर। अब ये भाई बता रहा है कि ये क्या है, ये इसका नाम क्या है, ये लेड स्थिर है। ये वाला जो भाग है इसको हम बोलते हैं लेड स्थिर। क्या बोलते हैं? लेड स्थिर। ठीक है। फिर ये कहता है यूजी केबल में इंसुलेशन का उद्देश्य क्या है? इंसुलेशन का उद्देश्य धातु को संरक्षण से बचाना। हाँ, धातु कवच को संरक्षण से बचाना। इंसुलेशन हम लगाते हैं, कोई अपने धातु कवच है जिसको आर्मिंग बोलते हैं, वहाँ पर अपने को संरक्षण, इसकी चोट, इनकी नुकसान से बचाने के लिए इंसुलेशन, यूजीसी केबल में इंसुलेशन का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपको याद में रखना है। फिर कहते हैं इकाइयों की प्रणाली में दो प्रकार, हाँ इकाइयों की प्रणाली में कौन से दो प्रणाली होते हैं? मौलिक युगपत्र होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इन निम्नलिखित इसमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी है? तो आप बोलोगे लंबाई, द्रव्यमान, समय, टाइम। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखोगे। ठीक है। अब ये आप लोगों को 40 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, 20 मिनट का समय लगा। मैं आप लोगों को कहता हूँ 20 मिनट में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी है और बहुत सारी यहाँ आगे क्वेश्चन है, मैं आगे क्वेश्चन क्लियर कराऊंगा। ये मैं टेलीग्राम पर मैं आपको ये PDF भेज दूंगा, वहाँ पर ये किट डाउनलोड कर लेना, अपनी कॉपी में लेना, एक एक क्वेश्चन मज़े से सॉल्व करना। मैं कहता हूँ जब आपका CBT देने जाओगे 100% अच्छे क्वेश्चन आएंगे। जो बच्चे कहते हैं ना मुझे हेल्प चाहिए हेल्प चाहिए, अरे बच्चे आपको पहले हम पेपर सॉल्व करा रहे हैं, आपको पहले नकल दिखा रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन उठेगा और यहाँ से क्वेश्चन आएगा। पिछली साल ऐसे क्वेश्चन आए थे, बच्चों ने सॉल्व किए। ये आपका इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर का पेपर है और ये आपको ये ध्यान में रखना है और इस पेपर को आसानी से सॉल्व करना है। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन के मार्क्स दिए जाएंगे 2, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और टोटल आपके कितने मार्क्स का पेपर होगा? 150 मार्क्स का होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना। टाइम पीरियड बहुत है, बहुत आसानी से 2 घंटे में पेपर को ठोक के आराम से आ जाना। और हर क्वेश्चन आपके 2 नंबर का है। थ्योरी के 38 क्वेश्चन आएंगे बेटा, ज़्यादा नहीं आएंगे, तो थ्योरी के 38 क्वेश्चन आएंगे। इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। चलो अब इस टॉपिक को हम यहीं ख़त्म करते हैं। हम आगे वाली क्लास में आपको ज़रूर बताएंगे, अच्छी वाली क्लास देंगे जिसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। हम आपको 1000 क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट ईयर में, जिसमें आपको 100% अच्छे परसेंटेज क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना, दोस्तों तक पहुँचाना और आप ज़रूर सपोर्ट करना।